अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग द लंदन आई। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे थे, उसमें बाकायदा तौर पर एक डेडलॉक आ चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराज़की और उनके साथ जो दिगर उनका वफ़द था, वो 2 दिन क़याम करने के बाद इस्लामाबाद में वापस जा चुका है और कहा यह जा रहा है कि उनकी अगली मंज़िल अमान में होगी, मस्कत में होगी। उसके बाद वो रूस जाएंगे और मास्को के दौरे के बाद फिर वो ईरान जाएंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरड कुश्नर जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और स्पेशल एनवॉय है स्टीव विटकॉफ, उनका दौरा जो इस्लामाबाद का था वो भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल ऑफ कर दिया है, मुलतवी कर दिया है, रोक दिया उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए। जहाज़ खड़ा था, जेडी वेंस का भी चांस था और यहाँ ख़बरें ये भी सुजेस्ट करती हैं कि अगर स्टीव विटकॉफ और जेरड कुश्नर कोई डील बना सकते या मुज़ाकरात हो जाते तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान आ जाए, लेकिन ये मामला फ़िलहाल खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये वफ़द जो इस्लामाबाद में अब्बास अराज़की का आया था, ये उस दौरे के जवाब में है जो फील्ड मार्शल आसिम मनीर ने 2 दिन वहाँ ईरान में गुजारे और वहाँ पर नेगोशिएशन की। उन्हें ईरानी हकाम को बताया कि क्या कुछ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकती है, सीज़ फायर के हवाले से, जंगबंदी के हवाले से, अपनाए हुर्मज़ के हवाले से, और जो नीटी ग्रिटी हैं, जो शराइत हैं वो क्या हैं। तो एक तरह का जो अमेरिका का पर्सपेक्टिव है, यही कहा जा रहा है कि ज़्यादातर वो ईरान को कन्वे किया और ईरान की जानब से उनके साथ मुज़ाकरात किए गए। उसी दौरे के जवाब में ही अब्बास अराज़की का जो वफ़द आया इस्लामाबाद में, वो 2 दिन में उन्होंने मुख्तलिफ़ शख्सियात से, जिसमें ज़ाहिर शहबाज शरीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं और फ़ॉरेन ख़ारजा हैं, फ़ॉरेन मिनिस्टर है इसहाक डार और दीगर काम से उन्होंने मुलाकातें की और उसके बाद वो वापस चले गए। यहाँ ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि शायद स्टीव विटकॉफ और जेरड कुश्नर या अमेरिकन वफ़द जो है वो आएगा और ईरानी फ़ेस टू फ़ेस जो है वो मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूँकि ईरानी वफ़द जो पाकिस्तान आया था वो शुरू से ये कह रहा था कि हम फ़ेस टू फ़ेस मुज़ाकरात नहीं करेंगे और अमेरिका के लिए हमारे थ्रू यानी पाकिस्तान के ज़रिए एक प्रपोज़ल जो है वो सबमिट किया है। ये प्रपोज़ल ओबियसली अमेरिका को मिलेगा। यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 2-3 शराइत बड़ी अहम हैं, जिसमें सबसे बड़ी शर्त जो है वो अपनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी है। यानी अगर ईरान ने शुरू से एक मुस्तकिल मजाजी से, एक डिटर्मिनेशन से, एक मुसम्मम इरादे के साथ एक ऐलान किया था कि दूसरा राउंड मुज़ाकरात का उस वक्त शुरू होगा जब अपनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी अमेरिका ख़त्म करेगा, या डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो शर्त थी ये नहीं मानी और अपनाए हुर्मज़ से जितने भी ईरानी शिप्स जा रहे हैं या आ रहे हैं उसे मुसलसल उनको रोका हुआ है। इस वजह से ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है या फ़ेस टू फ़ेस मुज़ाकरात है या कोई जिस तरह कोई मेकनिज़म है वो तय नहीं हो सकता। तो इस वजह से मुज़ाकरात के लिए जो मुज़ाकरात होने थे वो फ़िलहाल वक्ती तौर पर कटाई में पड़ गए। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने तैयारियां भरपूर रखी हुई थी अपनाए हुर्मज़ खुलवाने के लिए। ओबियसली इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बंद कर रखा था। लोगों को सख्त तकलीफ़ थी, लेकिन ओबियसली सिक्योरिटी रीज़न्स बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर लंदन की बात करें, वाशिंगटन की बात करें या ब्रसल्स की बात करें या दुनिया के दीगर कैपिटल्स की बात करें, तो इस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं होते कि फ़ॉरेन डेलीगेशन आए और फिर पूरा शहर आप बंद कर दें हफ्ता 2 हफ्ते पहले। तो ये किसी हद तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी थी, जिससे ये लग रहा था शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है ख़ुद डील के वक्त या कोई अगर मायदा हो जाता है तो ख़ुद तशरीफ़ लाएँ। लेकिन ये फ़िलहाल मामला टल गया है। होप कि इस्लामाबाद रावलपिंडी खुल जाएगा। अब जो प्रपोज़ल है उसमें 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो ये कि ईरान की शराइत में 2-3 चीज़ें अहम हैं, जैसा कि अपनाए हुर्मज़ का खुलना है। अपनाए हुर्मज़ पर कंट्रोल जो है वो बरकरार रखना चाहता है ईरान। दूसरा जो न्यूक्लियर का मामला है या यूरेनियम इनरिचमेंट का मामला है, अफजूदगी का मामला है, वो एक शर्त है कि ईरान को किस तरह ये
ज़ाहिर है आटम बम बनाने के लिए या न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके बारे में ईरान पहले से कब से ऐलान कर रखा है उसने कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। अब बार बार यही कहता है, चूँकि इमाम खमीनी का इसके अंदर इसके ऊपर फतवा मौजूद है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, तो ईरानी उसको रीइटरेट कर रहे हैं, रीश्योर कर रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई मनसूबा नहीं है, लेकिन हम अपनी एनर्जी पैदा करने के लिए दूसरे मनसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अपनी अपना जो सिविल प्रोग्राम है उसको जारी रखेंगे, और वो जो यूरेनियम है हमारी वो हम किसी के हवाले नहीं करेंगे। अब ये हो सकता है कि ज़ाहिर है अमेरिका एक ज़िद कर रहा है कि वो यूरेनियम जो इनरिचमेंट है वो हमारे हवाले किए जाए, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि रूस, चीन और पाकिस्तान शायद कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाए, कोई ऐसी तरतीब दें, कोई ऐसी तजवीज़ अमेरिका को दें कि उसके नतीजे में उसका मामला जो है वो तो हल हो सकता है। लेकिन फिर साथ में जो ईरान है वो ये भी बड़े ज़ोर और शोर से मुतालबा कर रहा है, शर्त रख रहा है कि हमारे जो फ़ंड्स हैं, यानी जो हम पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगने के बाद जो हमारे ऐसे हैं वो अमेरिकन और दूसरे मुल्कों में पड़े हुए हैं, जिसका एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि मिनिमम 100 से ज़्यादा अरब यानी बिलियन के जो उनके जो कैश है वो मुंजमद है, तो वो हमें वापस दिया जाए। दूसरा, एक ईरानी सोर्सेज से मेरी बात हुई जो सहाफ़ी हैं, ईरान बेस्ड हैं, वो ये कह रहे थे कि अमेरिका के लिए ये मुमकिन शायद हो कि वो अर्जाना दे कि ये जो वॉर में के अंदर जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो शराइत भी बड़ी कड़ी हैं दोनों जानब से, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जब रशिया में अब्बास अराजकी या अगर ईरानी वफद जाएगा तो रशिया जब तक इसके अंदर कोई किरदार अदा न करे, चीन कोई किरदार अदा न करे, तो ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। डोनाल्ड ट्रंप सीम्स टू बी इन हरी, उसको जल्दी है, लेकिन ईरानियों की तरफ से कोई पैनिक नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। वो यही तमाम तर परेशानियों, मुश्किलात, नुकसानात के बावजूद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो इस्तकामत के साथ अपनी जो शराइत हैं या जो उनका चोक पॉइंट है वो अभी तक वही है, अपनाए हुर्मस। और फिर अगर ओमान में, मस्कत में अब्बास अराजकी जाते हैं और अपनाए हुर्मस पर कंट्रोल हमेशा बरकरार रखने के लिए कोई बात करते तो ओमान के और ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। चूँकि 28 फरवरी से पहले मुज़ाकरात जो करवा रहा था वो ओमान ही करवा रहा था, तो वहाँ जो डेड लॉक है हमारा उन्होंने एतमाद में लिया हुआ है। दूसरा, इनकी आपस में सरहदें भी मिलती हैं, समुद्री सरहदें भी मिलती हैं और रिलेशनशिप भी बड़ा अच्छा है। तो ये ईरान अपने सारे कार्ड इस वक्त ठीक तरीके से खेल रहा है, लेकिन कोई लचक नहीं दिखा रहा है। अब देखते हैं कि ये पाकिस्तान के ज़रिए जो अमेरिका को प्रपोज़ल दिया गया है या जो शराइत रखी गई हैं, या पाकिस्तान ने ख़ुद कोई इन दोनों से बात करके कोई अपनी तरफ से कोई प्रपोज़ल अगर सामने मंजर आम पर आता है तो वाशिंगटन को कितना काबिल कबूल होगा और ईरान को कितना कबूल होगा। लेकिन फ़िलहाल बाज़ाब्ता मुज़ाकरात, हाँ सफारतकारी जारी रहेगी, बातचीत जारी रहेगी, लेकिन जो मुज़ाकरात का अमल जारी था या दूसरा राउंड जैसा कि कहा जा रहा था, जिस तरह पाकिस्तान की तैयारियाँ थी, वो शायद वक्ती तौर पर नहीं ना हो सके और इसमें वक्त लगे। लेकिन जो अपनाए हुर्मस का मामला है ये बहुत ही बड़ा मसला है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी कर रखी है और दूसरी तरफ ईरान ने दुनिया की इक़्तिसादी जो मामलात हैं उसको जो किया हुआ है, बंद किया हुआ है। तो ये दोनों ममालिक, ईरान भी और अमेरिका भी, दोनों ने जो आलमी जो इक़्तिसादी हालत है, ये माशी हालत है, उसको के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ पैदा कर रखी हैं। और इंटरनेशनल सतह पर अगर आप देखें तो इस वक्त पैनिक बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप या की इंतज़ामिया या डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती तौर पर ये समझते हैं कि क्विक मुझे रिस्पांस चाहिए, क्विक जो कि कुछ भी होना है हो, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता। दूसरी तरफ जो अमेरिकन फॉक्स न्यूज़ जो माउथ पीस है यानी डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़, उसमें एक सर्वे जारी है कि डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी सेहत के हवाले से तो 55% लोग ये कहते हैं कि वो ज़हनी तौर पर अपनी जॉब के लिए मेंटली तौर पर फिज़िकल फिट नहीं है कि ये वो जॉब कर सकें या सदारत के ओहदे पर रह सकें। इसको मैं मेरे ख़्याल में इसराइल के तनाज़ुर में देखूँगा कि इसराइल
اوبیسلی اس طرح کی سٹوریاں شائع کروا رہا ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے۔ انٹیلیجنشیا ہے اس میں یہ بحث بھی چھڑ چکی ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بیسیکلی اس میں ان کے اندر فیصلہ سازی کی قوت اب باقی نہیں رہی، اور جو اسرائیل ہے چھوٹا سا ایک ملک ہے، وہ اتنی بڑی معیشت کو، اتنے بڑے ملک کو، اتنی بڑی پاور کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اسے یوز کر رہا ہے اپنے مقصد کے لیے۔ ایک اور خوف جو میری طرح کے جتنے بھی پاکستانی ہیں یا آپ ہیں یا دنیا کے اندر ہیں، ان میں ایک خوف اور بھی پایا جاتا ہے کہ اگر بالفرض یہ معاہدہ نہ ہوا یا سیز فائر زیادہ دیر لاسٹ نہ ہوا تو جو دنیا تباہی کی طرف جائے گی، ایران کو مار پڑے گی، جنگ ہوگی۔ لیکن جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہوگا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکے گا، چونکہ امریکہ کو اس جنگ کی قیمت بھاری طریقے سے ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور ایسا شاید نہ ہو چونکہ قیمت اس کی بہت زیادہ ہے۔ لیکن سیم ٹائم ایک اور سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر یہ امریکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا تو امریکہ کے 3 بحری بیڑے جو ہیں وہ اس وقت یعنی ایران کے ارد گرد مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، پہنچ چکے ہیں، جن کے اوپر جدید لڑاکا طیارے ہیں، اور 70-80 ہزار سے زیادہ جو ماہرین ہیں، جو فوجی ہیں، وہ وہاں پر نیوی ہے، ایئر فورس ہے، ملٹری ہے۔ اس کا بلڈ اپ پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ چیزیں اس وقت بہت ہی زیادہ دنیا کے لیے کنسرن ہے، چونکہ تیل کی قیمتیں نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف دنیا کے اندر مہنگی ہو رہی ہیں، بلکہ خوراک کی اور کھاد کی اور اس طرح کی بھی شارٹیج بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کی حکومت نے بھی جیسا کہ تیل کی پرائسز کو بڑھا دیا، مزید آنے والے دنوں میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے اگر یہ جنگ فوری طور پر نہ رکی۔ لیکن پاکستان کی کوششیں جو ہو رہی ہیں اس میں جو روس ہے، چین ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، مصر ہے، یہ میرے خیال میں سارے ممالک جو ہیں ان کا اعتماد پاکستان کو حاصل ہے۔ اسی لیے پاکستان کی طرف سب کی نظریں، اسلام آباد کی طرف نظریں، ہماری طرف نظریں کہ ہم کوئی کردار ادا کریں گے اور کوئی ڈیل کا بنانے میں یا سیز فائر کروانے میں۔ سیز فائر تو ہوا ہے، ہم نے کوشش کی، ہماری کوششوں سے پاکستان کی کوشش ہوا ہے، لیکن کوئی ڈیل ظاہر ہے بریک تھرو کرانے میں امریکہ اور ایران کے درمیان کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن پھر ایک سپوائلر بھی ہے اس میں، جس کو اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل لبنان کے اندر بہت زیادہ کلنگ کر رہا ہے اس وقت، اور بہت زیادہ حالات وہاں پر خراب ہیں۔ غزہ کے مسلمانوں پر بھی انہیں بھی مار رہا ہے۔ جو ویسٹ بینک ہے وہ تو آکوپائڈ کیا ہوا ہے اس نے، لیکن غزہ کو بھی چوک کیا ہوا ہے، لوگوں کو مار دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ اور اب بھی جب ہم بات کر رہے ہیں آج اب لبنان میں سیز فائر ہے، لیکن آج بھی 4 افراد کو ہلاک کر دیا گیا، صحافیوں پر بھی جبر و تشدد ہو رہا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کہ وی لاگ کے نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اگر آپ نے یہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔